तेज बुखार में मैंने ननद का बच्चा संभालने से मना किया। सास ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। लेकिन अगले ही पल मेरे पति ने ऐसा फैसला लिया कि पूरा घर सन्न रह गया। मेरा नाम काव्य है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे पति अभिषेक एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे और सुबह 9 बजे घर से निकलकर रात 8 बजे लौटते थे। घर में सास कमला देवी, ससुर महेश जी और मेरी ननद पूजा रहती थी। पूजा की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन पति से अनबन होने के कारण वह अपने 3 साल के बेटे लक्ष्य के साथ पिछले 8 महीनों से मायके में ही रह रही थी। शुरुआत में मुझे लगा कि मुश्किल समय है, इसलिए उसे सहारे की जरूरत होगी। मैं भी लक्ष्य से बहुत प्यार करती थी। वह मुझे मामी नहीं बल्कि माँ कहकर बुलाने लगा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि पूजा को मेरी मदद की आदत नहीं बल्कि मेरी मजबूरी की आदत पड़ गई थी। वह लगभग रोज सुबह तैयार होकर कहती, भाभी बस 2 घंटे के लिए लक्ष्य को देख लेना, मुझे थोड़ा काम है। कभी बैंक का बहाना, कभी डॉक्टर का, कभी सहेली का जन्मदिन, तो कभी किसी इंटरव्यू का। मैं बिना कुछ पूछे बच्चे को संभाल लेती। 2 घंटे 4 घंटे बन जाते, फिर पूरा दिन निकल जाता। कई बार लक्ष्य मेरी गोद में ही सो जाता और पूजा शाम तक लौटती। जब मैंने एक दो बार पूछा भी कि आखिर रोज कौन सा काम होता है, तो वह हंसकर कहती, भाभी जिंदगी में थोड़ा अपना समय भी होना चाहिए। सासू माँ हमेशा उसकी तरफदारी करती। बहू अपनी ननद का साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? वैसे भी तुम घर पर ही रहती हो। यह सुनकर मैं चुप हो जाती। मुझे लगता था कि शायद सच में परिवार में एक दूसरे का साथ देना ही रिश्तों की पहचान है। लेकिन धीरे धीरे मेरी अपनी जिंदगी रुकने लगी। मैं ऑनलाइन सिलाई का काम करती थी। कई ग्राहक समय पर कपड़े मांगते थे, लेकिन लक्ष्य को संभालते संभालते मेरा काम बार बार लेट हो जाता। 2 पुराने ग्राहक भी सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि मैं समय पर ऑर्डर पूरा नहीं कर पाई। जब मैंने यह बात अभिषेक से कही, तो उसने प्यार से कहा, अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो साफ मना कर दिया करो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, इतना आसान नहीं है। हर बार माँ जी बीच में आ जाती हैं। उसने कहा, कभी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। कुछ दिन बाद मुझे तेज वायरल बुखार हो गया। डॉक्टर ने साफ कहा कि 2-3 दिन पूरा आराम करना होगा। पूरे शरीर में दर्द था, सिर फट रहा था और मुश्किल से बिस्तर से उठ पा रही थी। उस सुबह अभिषेक दवा देकर ऑफिस चला गया। उसने जाते जाते सासू माँ से भी कहा, माँ काव्य को आराम करने दीजिए, डॉक्टर ने मना किया है कि ये ज्यादा काम ना करे। सासू माँ ने हाँ में सिर तो हिला दिया, लेकिन उनके चेहरे पे मुझे भरोसा नहीं हुआ। करीब 10 बजे पूजा पूरी तरह तैयार होकर मेरे कमरे में आई। हाथ में कार की चाबी थी और मोबाइल पर किसी से हंसते हुए बात कर रही थी। उसने फोन काटा और बोली, भाभी मैं 2-3 घंटे में आती हूँ, लक्ष्य को देख लेना। मैंने मुश्किल से उठकर कहा, पूजा आज सच में नहीं हो पाएगा, मुझे 102 बुखार है। तुम आज उसे साथ ले जाओ या माँ जी के पास छोड़ दो। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। उसने तेज आवाज में कहा, एक दिन बच्चा संभालने को क्या कह दिया, जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मैंने धीरे से कहा, बात बच्चा संभालने की नहीं है, मैं खुद खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तभी सासू माँ भी कमरे में आ गई। उन्होंने आते ही पूछा, क्या हुआ? पूजा तुरंत बोली, माँ देखो ना, भाभी आज लक्ष्य को रखने से मना कर रही हैं, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। सासू माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली, बहू दवा खाकर आराम भी कर लेना और बच्चा भी देख लेना, इतना भी क्या बुखार है? मैंने थर्मामीटर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, माँ जी डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, आज सच में नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने थर्मामीटर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। वह गुस्से में बोली, तुम्हें अपने काम की चिंता है, घर की नहीं। मैंने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, माँ जी अगर मैं बेहोश हो गई तो बच्चे का क्या होगा? आज सिर्फ एक दिन के लिए पूजा उसे अपने साथ ले जाए। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सासू माँ ने गुस्से में मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरे कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लक्ष्य डरकर रोने लगा। मेरे कान सुन हो गए। मैं बिस्तर का सहारा लेकर बैठी रह गई। पूजा भी कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई, लेकिन उसने माँ को रोकने की कोशिश तक नहीं की। उसी समय मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई। अभिषेक अपना लैपटॉप लेने वापस घर आया था, जो वह जल्दी में भूल गया था। उसने कमरे में कदम रखा
और सबसे पहले मेरे गाल पर पड़े थप्पड़ का लाल निशान देखा। फिर रोते हुए लक्ष्य की आवाज और सासू माँ के गुस्से भरे चेहरे को देखा। उसने शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज में सिर्फ एक सवाल पूछा, माँ, मेरी पत्नी को किसने मारा? उस एक सवाल के बाद पूरे घर का माहौल बदलने वाला था। अभिषेक की आवाज सुनते ही कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि लक्ष्य के रोने की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। मैंने तुरंत अपने आंसू पोंछे और कहा, कुछ नहीं हुआ। बात बढ़ गई थी, लेकिन अभिषेक मेरी बात समझ गया। उसने मेरे गाल पर बड़े लाल निशान को देखा और फिर अपनी माँ की तरफ देखकर दोबारा पूछा। मैंने पूछा, काव्या को किसने मारा? इस बार सासू माँ बोली, हाँ मैंने मारा, क्योंकि इसे अपनी ननद के बच्चे से ज्यादा अपने आराम की पड़ी है। अभिषेक ने मेरी तरफ देखा। मैं तेज बुखार से कांप रही थी। पास रखी दवाइयाँ, डॉक्टर की पर्ची और थर्मामीटर सब कुछ उसके सामने था। उसने थर्मामीटर उठाया। उसमें अभी भी 102 डिग्री बुखार दर्ज था। उसने बिना कुछ कहे पर्ची पढ़ी, जिसमें साफ लिखा था, 3 दिन पूर्ण आराम करें। उसने गहरी सांस ली और पूजा की तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हें कहाँ जाना था? पूजा ने नजरें चुराते हुए कहा, बस थोड़ा जरूरी काम था। अभिषेक ने फिर पूछा, कौन सा काम? वह बोली, एक सहेली से मिलना था। सासू माँ तुरंत बोली, लड़की है, बाहर जाएगी तो हर बात का हिसाब देगी क्या? अभिषेक शांत रहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने धीरे से लक्ष्य को गोद में उठाया और कहा, आज इसे मैं संभाल लूंगा, कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक सच पता नहीं चलता। पूजा घबरा गई। उसने जल्दी से कहा, भैया आप ऑफिस जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तभी अभिषेक का फोन बजा। ऑफिस से कॉल था। उसने कहा कि वह आधे घंटे में पहुंच जाएगा। कॉल खत्म होने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और बोला, काव्या, तुम कमरे में जाकर आराम करो, आज कोई तुमसे एक गिलास पानी तक नहीं मांगेगा। फिर उसने सासू माँ से कहा, माँ, अगर काव्या को डॉक्टर ने आराम करने को कहा है तो इसका मतलब आराम, कोई बहस नहीं। मैं कमरे में चली गई, लेकिन बाहर की बातें साफ सुनाई दे रही थी। पूजा बार बार बाहर जाने की जिद कर रही थी। तभी अचानक उसके मोबाइल पर लगातार कॉल आने लगे। उसने जल्दी से फोन उठाया और आंगन की तरफ चली गई। शायद उसे लगा कि कोई सुन नहीं रहा, लेकिन उसी समय अभिषेक अपनी कार की चाबी लेने बरामदे में आया। उसने अनजाने में पूजा की बात सुन ली। पूजा धीरे धीरे कह रही थी, आज नहीं आ पाऊंगी, घर में थोड़ा मामला बिगड़ गया है। नहीं, बच्चा भी साथ नहीं ला सकती। यह सुनकर अभिषेक कुछ पल वहीं रुक गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस वापस अंदर चला गया। उसके मन में पहला शक पैदा हो चुका था कि पूजा शायद सच नहीं बोल रही। थोड़ी देर बाद पूजा कमरे में आई और बोली, भैया, मुझे सच में जाना जरूरी है। अभिषेक ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, पहले मुझे उस सहेली का नाम बता दो जिसके पास जा रही हो, मैं खुद छोड़ देता हूँ। पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोली, नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। अभिषेक अब पूरी तरह समझ चुका था कि कुछ छिपाया जा रहा है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऑफिस जाने के बजाय अपने दोस्त अमित को फोन किया, जो उसी इलाके में रहता था। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर पूजा घर से निकले तो जरा देखना वह कहाँ जाती है। मुझे किसी पर आरोप नहीं लगाना, बस सच जानना है। उधर मैं कमरे से लेटी सब सोच रही थी। मुझे पूजा कहाँ जाती है इससे कोई मतलब नहीं था। मेरा दुख सिर्फ इतना था कि मेरी बीमारी भी इस घर में किसी की प्राथमिकता नहीं थी। 2 घंटे बाद अभिषेक ऑफिस चला गया, लेकिन उसने अमित को सारी बात बता दी। शाम करीब 5 बजे अमित का फोन आया। उसने कहा, यार, तेरी बहन किसी सहेली के घर नहीं गई, वह शहर के एक कैफे में एक लड़के के साथ बैठी है। मैंने दूर से फोटो भी ले ली है। अभी से कुछ पल चुप रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, किसी से कुछ मत कहना, मैं घर आकर बात करता हूँ। इधर घर में सासू माँ अब भी यही कह रही थी कि पूजा किसी जरूरी काम से गई है। शाम करीब 7 बजे पूजा हंसते हुए घर लौटी। उसने आते ही कहा, भाभी, अब कैसी तबीयत है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मुख्य दरवाजा खुला और अभिषेक अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल टेबल पर रखा और बोला, पूजा, अब मुझे बता दो, आज तुम किस सहेली से मिलने गई थी? पूजा ने वही पुराने जवाब दोहराया। तभी अभिषेक ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर कैफे के बाहर की तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। पूजा एक अनजान युवक के साथ बैठी हंस रही थी।
यह देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सासू माँ भी हैरान रह गई। लेकिन असली झटका भी बाकी था, क्योंकि अभिषेक ने बहुत शांत आवाज में कहा, आज बात सिर्फ झूठ की नहीं है, आज बात उस थप्पड़ की भी होगी जो मेरी बीमार पत्नी को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने एक झूठ छिपाने के लिए बच्चे की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया था। अभिषेक के मोबाइल की स्क्रीन पर वह तस्वीर देखते ही पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया। सासू माँ भी कुछ पल तक तस्वीर को देखती रह गई। उन्होंने घबराकर पूछा, ये लड़का कौन है? पूजा तुरंत बोली, माँ, ये बस मेरा कॉलेज का दोस्त है। अभिषेक ने शांत स्वर में कहा, अगर दोस्त था तो झूठ क्यों बोला? सहेली का नाम क्यों लिया? और सबसे बड़ी बात, हर बार बच्चे को काव्या के भरोसे छोड़कर तुम आखिर किस जरूरी काम पर जाती थी? पूजा चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी अभिषेक ने दूसरा फोटो दिखाया, जिसमें कैफे के बाहर वही युवक पूजा का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करा रहा था। अभिषेक बोला, मैं तुम्हारी निजी जिंदगी का फैसला करने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डालकर झूठ बोलना और उस झूठ की वजह से मेरी बीमार पत्नी को थप्पड़ पड़ना, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सासू माँ ने बात संभालने की कोशिश की। बेटा, चाहे जो हो, बहन है तेरी, बात घर में ही खत्म कर। अभिषेक ने पहली बार थोड़ा सख्त स्वर अपनाया। माँ, बात यहीं खत्म हो जाती अगर आपने काव्या पर हाथ न उठाया होता। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था, फिर भी आपने उसकी बात नहीं मानी। मैं कमरे से बाहर आई तो उसने मेरे सामने कुर्सी खींचकर कहा, बैठो, तुम खड़ी नहीं रहोगी। फिर उसने पूजा की तरफ देखा और बोला, आज से लक्ष्य की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी माँ की होगी। अगर कभी सच में जरूरत पड़ेगी तो काव्या अपनी मर्जी से मदद करेगी, मजबूरी में नहीं। पूजा ने गुस्से में कहा, तो क्या मैं घर की बेटी नहीं हूँ? अभिषेक ने जवाब दिया, बेटी होना और अपनी जिम्मेदारी किसी और पर थोपना दो अलग बातें हैं। तभी ससुर जी भी बाहर आ गए। उन्होंने पूरी बात सुनी और पहली बार बोले, मैं कई दिनों से देख रहा था कि लक्ष्य ज्यादातर समय काव्या के पास रहता है। मुझे लगा तुम दोनों की आपसी समझ होगी, लेकिन आज पता चला कि यह समझ नहीं, मजबूरी थी। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैं अकेली पड़ गई थी, इसलिए बाहर चली जाती थी। ससुर जी ने शांत स्वर में कहा, अकेलापन समझ में आता है, लेकिन उसका इलाज झूठ नहीं होता। अगर तुम्हें किसी से मिलना था तो साफ साफ कहती। बच्चा माँ की जिम्मेदारी होता है, भाभी की नहीं। सासू माँ अब तक चुप थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरे गाल पर थप्पड़ का निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। उनकी नजर झुक गई और कुछ सेकंड बाद वह मेरे पास आई और बोली, बहू, गुस्से में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे लिए थप्पड़ से ज्यादा दर्द इस बात का था कि मेरी बीमारी पर भी किसी ने भरोसा नहीं किया। तभी अभिषेक अंदर गया और पूजा का बड़ा बैग उठाकर आंगन में रख दिया। फिर उसने सासू माँ का सूटकेस भी बाहर रख दिया। दोनों घबरा गईं। सासू माँ बोली, ये क्या कर रहे हो? अभिषेक ने बहुत शांत आवाज में कहा, मैं किसी को घर से नहीं निकाल रहा, लेकिन आज से इस घर में एक नियम होगा। अगर किसी को काव्या का सम्मान स्वीकार नहीं है, तो वह पहले अपने रहने का इंतजाम सोच ले। यह सामान इसलिए बाहर रखा है ताकि आज सबको समझ आ जाए कि घर किसी एक की मर्जी से नहीं चलता। अगर मेरी पत्नी को इस घर में इज्जत नहीं मिलेगी, तो फिर कोई भी इस घर में अपनी मनमानी नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर पूरा आंगन शांत हो गया। कुछ मिनट बाद उसने खुद ही दोनों बैग वापस अंदर रख दिए और बोला, मेरा मकसद आपको अपमानित करना नहीं था। मैं सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता था कि किसी इंसान को यह महसूस कराना कितना दर्द होता है कि इस घर में उसकी कोई कीमत नहीं है। आज यही एहसास काव्या रोज सह रही थी। सासू माँ की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक गलती तुझे इतना दुख दे रही है। मैंने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ जी, मुझे माफी से ज्यादा बदलाव चाहिए। बस इतना कि आगे से किसी भी बहू को बीमार होने पर भी मजबूर न किया जाए। ससुर जी मुस्कुराए और बोले, आज से इस घर में कोई भी काम किसी पर थोपा नहीं जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी होगी वही निभाएगा। पूजा भी रोते हुए मेरे पास आई। उसने कहा, भाभी, मुझे लगा था आप हमेशा मना नहीं करेंगी, इसलिए मैं आपकी अच्छाई का फायदा उठाती रही। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उसके बेटे लक्ष्य को गोद में उठाया और कहा, मुझे लक्ष्य से कभी शिकायत नहीं थी। शिकायत सिर्फ उस आदत से थी जिसमें मेरी हाँ को मेरा फर्ज समझ लिया गया था।
उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। पूजा जब भी कहीं जाती, लक्ष्य को अपने साथ ले जाती। यह पहले से पूछती कि मैं समय निकाल सकती हूँ या नहीं। सासू माँ ने फिर कभी मुझ पर हाथ तो दूर ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। और अभिषेक ने उसी रात मुझसे कहा, पति होने का मतलब सिर्फ कमाना नहीं, सही समय पर अपनी पत्नी के सम्मान के साथ खड़ा होना भी है। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मेरी आवाज सुनी गई है। मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस बहू के लिए ना कहा था, जिसकी मजबूरी को लोग उसका कर्तव्य समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।